हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है और आज यहाँ पे हमने जो है फिजिक्स का भी एक चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमारा जो मोशन है वो कंप्लीट हो गया था। तो फ्रेंड्स, हमने मोशन में डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब कुछ पढ़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने वहाँ जो पढ़ा वहाँ हमने क्या पढ़ा, अगर फोर्स होगा, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अगर फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा वहाँ क्या था हमारा, फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है, अगर फोर्स होगा तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमको यही सब पढ़ना है, अगर फोर्स होगा तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारा फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स फोर्स क्या है। तो देखिए, अ फोर्स इज एन इंटरेक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है जो कि चेंज द मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर दे। व्हेन अनअपोज्ड, यानी जब उसको अपोज ना किया जाए। यानी फोर्स क्या हो गया, एक इंटरेक्शन हो गया जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज कर सके। अब देखिए, फोर्स डिस्क्राइब्ड एज पुश और पुल, यानी इसको तो हम बचपन से यही पढ़ते हैं। अगर हमसे कोई पूछे फोर्स क्या है, बल क्या है, तो हम बोलते हैं अ पुश और अ पुल, यानी किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींच लेना, इस तरह से। तो ये हमको पता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होगा। यानी अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे, मतलब नॉर्थ साइड, साउथ साइड, मतलब किसी भी तरह से उसमें मतलब डायरेक्शन होगा हमारा कि हाँ हम इस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहे हैं। अब देखिए, इसका तो आपको पता ही होगा, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ के द्वारा। एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो होता है हमारा न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। तो फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना, ये सब फोर्स के बारे में। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे। तो देखिए, फोर्स जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है बैलेंस फोर्स, एक हो सकता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए, बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का और इधर से भी फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का। तो अगर अब हम आपसे पूछें इस पे कितना बल लग रहा है, मतलब इसका टोटल जो है इस पे एफ नेट यानी नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है, तो हमको क्या करना होता है। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे 80 + 80, ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ इधर से जितना बल लग रहा उधर से भी उतना ही बल लग रहा, यानी यहाँ पे कितना बल लग रहा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। यहाँ पे कोई भी बल नहीं है। अब हमको यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन ये हो जाता है, अगर इस पे कोई बल नहीं लग रहा तो हम ये सोच लेते हैं शायद ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होगा। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि अगर मतलब इस पे कोई भी बल नहीं लग रहा तो ये रुका होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है अगर इस पे बल नहीं लग रहा तो ये रेस्ट में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ये रेस्ट में भी हो सकता है या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है। तो ये आप याद रखना, अगर किसी भी चीज़ पे बैलेंस फोर्स लग रहा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो रेस्ट में होगा। यहाँ पे वो रेस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रेस्ट में नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए एक बुक है, ये एक बुक है, आपके भाई इधर से खींच रहे हैं, आपकी बहन इधर से खींच रही हैं, मतलब दोनों लोग इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि इक्वल फोर्स है। यानी ये वस्तु जैसे है, ये ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे ही रहेगा इस पे, क्योंकि एफ नेट यानी नेट फोर्स क्या है वो 0 है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ एक समान गति से चल रही, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, अगर फिर भी उस पर मतलब इक्वल फोर्स लगेगा, फिर वो यूनिफॉर्म मोशन करती ही रहेगी। अगर वहाँ पे एक साइड से ज़्यादा फोर्स लगेगा, फिर या तो वो एक्सीलरेट कर जाएगी या तो वो रुक जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल फोर्स लग रहा है तो या तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो वो रेस्ट में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये रेस्ट में हो भी सकता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है। तो देखिए, बैलेंस फोर्स में क्या हो गया, कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, यानी यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है बॉडी पे वो क्या होता है, 0 होता है। उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका नेट एक्सीलरेशन भी 0 हो जाता है। तब रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया बॉडी, यानी अब जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मतलब अगर उस पर
इक्वल फोर्स लग रहा है तो उसी कंडीशन में रहेगी, यानी वो या तो रेस्ट में ही रहेगी अगर रेस्ट में है, या फिर वो मूव करेगी अगर मूव कर रही है। वो भी कैसे मूव करेगी? यूनिफॉर्म मोशन से। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब क्या रीजन है कि वो रेस्ट में ही रहेगी या फिर मूव करती रहेगी। तो फ्रेंड्स इसके पीछे रीजन होता है इनर्शिया का। इनर्शिया के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके पीछे किसका हाथ होता है? इनर्शिया का हाथ होता है। अब यहाँ पे है बॉडी विल बी एट रेस्ट। अभी मैंने आपको बताया बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन करेगी, यानी कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया, क्योंकि उसमें क्या है? इनर्शिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे होता है एक हमारा अनबैलेंस फोर्स, यानी असंतुलित बल, क्रिएट्स एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे क्या होता है? ये एक्सीलरेट करता है, यानी जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे इक्वल फोर्स नहीं लगेगा। देखिए इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 60 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पे एफ नेट यानी जो यहाँ पे नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जो हमारा राइट फोर्स है और जो लेफ्ट साइड में फोर्स है उन दोनों को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ भी हमने माइनस करा था, तो 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन। तो फ्रेंड्स इधर से 40 न्यूटन का जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है, यानी ये एक्सीलरेट कर जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने वाला यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, इधर तो कोई फोर्स बचा ही नहीं। ये 20 न्यूटन इधर से 20 न्यूटन से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो अभी भी लग रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेट कर जाएगा। तो देखिए कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो होगा। नेट एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो। अगर वो मतलब यहाँ पे बॉडी का जो फोर्स है वो अगर नेट जीरो नहीं होगा तो एक्सीलरेशन भी यहाँ पे नॉन जीरो होगा, यानी जीरो नहीं होगा। रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया बॉडी। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इनर्शिया था, यहाँ पे इनर्शिया क्या हो रहा? चेंज हो रहा लगातार। यहाँ पे क्या होगा? इनर्शिया है तो लेकिन वो चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे बॉडी विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी जो एक्सीलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी, यानी यहाँ पे जो है वो कभी ज़्यादा भी हो सकती कम भी, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा फ्रेंड्स, सॉरी। ये जो है एक्सीलरेशन इसका घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा बैलेंस फोर्स होता है, हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स के लिए फोर्स का होना मोशन क्रिएट नहीं करता है। यानी अगर जैसे बैलेंस फोर्स है तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स का होना मोशन क्रिएट नहीं करता, फोर्स का होना मोशन का चेंज क्रिएट करता है। नहीं समझे आप? मतलब जैसे फोर्स का होना मोशन क्रिएट नहीं करता, ये जरूरी नहीं है अगर फोर्स है तो वो मतलब कोई भी चीज़ वो मूव करेगा। अगर उस पर बैलेंस फोर्स है तो वो नहीं भी करेगा, यानी वो मोशन का चेंज क्रिएट करता है लेकिन मोशन क्रिएट नहीं करता। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनर्शिया के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, जड़त्व जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, यानी रेस्ट या फिर मोशन। यानी इनर्शिया होता तो है लेकिन एक होता हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक हो सकता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हमारा जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है? इनर्शिया क्या है फ्रेंड्स? इनर्शिया बोलता है अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मुझे रेस्ट में रहने दो, और अगर मैं मोशन में हूँ तो मुझे मोशन में ही रहने दो। यानी अगर मैं रेस्ट में हूँ रेस्ट में रहने दो, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मूव करने दो। अगर मुझे छेड़ोगे, अगर मुझे जो है कुछ भी, अगर मैं रेस्ट में हूँ मूव कराओगे या फिर मूव कर रहा हूँ तो रेस्ट कराओगे, तो मैं उसको अपोज करूँगा। तो देखिए यहाँ पे इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट रेस्ट और मोशन। यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने दो, अगर मोशन में है तो मोशन में रहने दो, अदरवाइज वो क्या करेगा? चेंज को अपोज करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये अपोज करता है चेंज को। इनर्शिया कैन बी 3 टाइप्स, एक तो हमारा रेस्ट, एक तो मोशन, एक डायरेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या बोलेंगे? मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया। अगर यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी इस पर किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं बनता, आपसे बस ये पूछेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सिक्का है, मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो आप क्या बोलेंगे? तो आप अगर इनर्शिया का बात आता है तो आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मास,
अब देखिए 5 रुपए का जो सिक्का होता है वो मोटा सा होता है, 1 रुपए वाला पतला सा होता है, तो मास किसका ज्यादा होगा? मास ज्यादा होगा 5 रुपए के सिक्के का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 रुपए का जो सिक्का है उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। 1 रुपए का जो सिक्का है उसका इनर्शिया कम होगा। अब यहाँ पे ये भी आपसे पूछते हैं, एक ट्रेन है एक साइकिल है, एक ट्रेन है एक है हमारा साइकिल, तो आपसे पूछेंगे किसको रोकना आसान होता है? किसको रोकना आसान है? अब यहाँ पे फिर से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। ट्रेन जो है वो बड़ा सा है, उसका मास ज्यादा है, साइकिल छोटा सा है, उसका मास कम है, तो ट्रेन को रोकना मुश्किल होगा क्योंकि इसका इनर्शिया जो है वो ज्यादा है। अगर इनर्शिया फ्रेंड ज्यादा है तो वो चेंज को अपोज करता है, यही है ना, चेंज को अपोज करता है, यानी हम उसको इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में एक खूब बड़ा सा टेबल रखा है, एक बड़ा सा टेबल रखा है, यहाँ से रास्ता है, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रखा है। अगर मान लीजिए आपको ये रास्ता और बड़ा करना है, मतलब और लोग यहाँ से जा सकें, आप क्या करेंगे? इस बड़े वाले को थोड़े ना हटाएंगे, आप तो ये छोटे वाले को, कमजोर वाले टेबल को हटा देंगे साइड। तो क्या करेंगे? मतलब वही यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगी, तो बड़े चीज को आप नहीं हटाएंगे, आप तो छोटे चीज को हटाएंगे वहां से। जैसे आप भी बड़े बड़े लोगों को थोड़े ना परेशान करते होंगे, आप तो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते होंगे। बस वही है यहाँ पे फ्रेंड्स, इनर्शिया जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इनर्शिया का हम कुछ जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपने करा भी होगा। ये एक ग्लास है, इसमें एक पेपर है, इसमें एक कॉइन रखा है। अगर आप झटके से इस पेपर को खींच लीजिए, यानी यहाँ पे आप फोर्स कहाँ लगाएंगे? इस पेपर पे, यानी उसको, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, पुल और पुश इज अ फोर्स। तो आप अगर इसको पुल कर लेंगे इधर साइड में तो क्या होगा? ये सिक्का जो है रेस्ट में था, तो जब आप पेपर को ऐसे झटके से फोर्स लगाएंगे उस पर, यानी पुल कर लेंगे, तो सिक्का क्या है? देखिए इस तरह से ये जो है पानी में गिर जाएगा। जब जैसे ही आप इसको पुल करेंगे सिक्का जो है पानी में गिर जाएगा। क्यों गिरा? क्योंकि इसके अंदर क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिक्का तो आराम से रेस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया कागज पे, सिक्का जो है वो इसके साथ नहीं गया, वो नीचे आ गया, क्योंकि वो यही था, मतलब वो रेस्ट में था। पेपर हट गया, सिक्का नीचे चला गया। और भी देखिए यहाँ पे और भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये तो सिक्का वाला तो हमने देख ही लिया। ये जो, जैसे मान लीजिए ये कोई सा है, इस तरह से कोई प्लेन है, अब ये बॉल ऐसे ऐसे आ रही। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई सा कुछ यहाँ पे बैरियर रख दिया गया, तो क्या होगा? ये तो मोशन में था, स्टेट ऑफ मोशन में था। जैसे ही यहाँ ये रुकेगा, बॉल जो है यहाँ से देखिए इस तरह से जो है ये आगे की तरफ आ जाएगी। यानी यहाँ पे क्या था? इनर्शिया ऑफ मोशन था, वो लगातार चल रहा था, और उसे अचानक से बैरियर आया, वो क्या किया? वो अपने तो मोशन में ही है, तो इस तरह से वो, जब हमने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने अपोज किया और इस तरह से वो बाहर आ गया। तो अगर आपसे जैसे इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आप यहाँ पे यही सोचना, यहाँ पे इनर्शिया लगेगा। अब देखिए ये जो है, ये लड़का जो है वो साइकिल से आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ? आया, वो मतलब स्पीड में आ रहा था, किस में था? इनर्शिया ऑफ मोशन में था। यहाँ पे जैसे ही यहाँ एक बैरियर आया, साइकिल यहाँ पे भिड़ी, और ये देखिए साइकिल से कैसे ये उछल के यहाँ आ गया। तो क्या हुआ फ्रेंड्स? यहाँ पर भी इनर्शिया ऑफ मोशन था। तो इस तरह से कभी कभी एग्जाम में मतलब हमसे पूछ लिया जाता है कि मतलब ऐसे ही स्टेटमेंट आपको दे देंगे, फिर आपको बताना रहेगा कि वहाँ पे क्या रीजन है। तो आपको यही बताना रहेगा कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि मोशन है, क्या है, कैसे है। तो इस तरह से आप इसको कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब जैसे देखिए, अगर जो पेड़ होते हैं, जब भी आप जाते हैं उसको, मतलब अगर पेड़ को हिलाइए, खूब ऐसे सेक करिए उसको, तो क्या होता है? उस पर जो भी फ्रूट्स लगे होते हैं वो तो रेस्ट में रहते हैं, और जब आप पेड़ पे फोर्स लगाते हैं, उसको हिलाते हैं, तो क्या होता है? उसका कॉन्टैक्ट जो है वो वीक हो जाता है पेड़ की टहनी से, ब्रांच से। फिर क्या होता है? फल जो हमारे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहते हैं। इसलिए जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ तो मूव करता है, और वो फल जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस तरह से उनका कांटेक्ट वीक हो जाता है और वो नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही है, यहाँ पे पेड़ को हिलाने पर उसकी पत्तियों, फलों, फूलों का नीचे गिर जाना, ये क्या है फ्रेंड्स? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अचानक कार रुकते ही यात्रियों का पीछे झुक जाना, ये मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं हम, कि मतलब वो आगे की तरफ चलते रहते हैं, जैसे ही रुकता है पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये रेस्ट भी है कि वो रेस्ट में रहते हैं। तो अचानक कार जैसे ही रुकता है, आपने ये फील भी किया होगा कि अचानक से आप ऐसे पीछे की तरफ झुक जाते हैं।
पेपर हटाते ही सिक्का पानी में गिर जाना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बैंडेड को अचानक खींच लेना। अब देखिए, अगर हो सकता है आपने देखा भी हो या फिर, तो जैसे अब किसी के हाथ में बैंडेड लगता है, जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड वगैरह हो गया, तो उसमें जो एंटी बैक्टीरियल जो इंजेक्शन देते हैं, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मतलब इंजेक्शन लगा के उसके ऊपर ऐसे बैंडेड लगा देते हैं, फिर वो थोड़ा दिन तक पड़ा रहता है, फिर डॉक्टर उसको कैसे छुड़ाते हैं, मतलब वहाँ से कैसे झटके से उठाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो मतलब जैसे जहाँ पे वो बैंडेड लगाए हैं, मान लीजिए वहाँ पे हेयर्स हैं, तो हेयर तो रेस्ट में रहेंगे। अगर वो बैंडेड को आराम आराम से खींचेंगे तो हेयर भी उसके साथ में ऊपर आएगा, तो पेन होगा। लेकिन जब अचानक खींच लेंगे तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा और पेन नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखना, ये जो एग्जाम्पल है इसको अच्छे से याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, अचानक कार रुकते ही सीट बेल्ट का टाइट हो जाना। अब जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं जो लोग, मतलब गाड़ी में जब बैठते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे अगर जैसे वो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, गाड़ी रुकेगी, वो आगे की तरफ जाएंगे, लगेगा उनको वहाँ पे शीशे वगैरह में उनके सिर भी फूट सकते हैं, तो इस तरह से उनको चोट लग सकती है। तो अगर वो सीट बेल्ट लगाए रहते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कार रुकता है, उनका जो सीट बेल्ट है वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है, ताकि वो आगे की तरफ ना झुक पाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इनर्शिया ऑफ मोशन में ये भी हम बोल सकते हैं, अचानक कार रुकते ही सीट बेल्ट का टाइट हो जाना। साइकिल पे पेडलिंग करना रोक दो, फिर भी साइकिल चलती रहेगी। अब जैसे मान लीजिए कभी आप पेडलिंग किए होंगे साइकिल पे, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हमको रुकना रहता है तो हम ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के बाद भी हमारी साइकिल जो है वो थोड़ा दूर तक, मतलब थोड़ा दूर चलने के बाद रुकती है, इसलिए हम थोड़ा दूर से ही ब्रेक लगाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हम उस पर फोर्स तो लगाते हैं रोकने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में होता है, वो अपने प्रीवियस इनर्शिया के कारण ही चलता रहता है थोड़ा दूर तक, उसके बाद रुकता है। इसको तो आप अक्सर ही करते हैं, फैन ऑफ करने के बाद भी घूमता रहता है। यहाँ भी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ भी इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, वो मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, फिर भी वो थोड़ा देर तक मूव करता रहता है। स्लैंटेड सरफेस पे मूव करता बॉल, अभी जैसे मैंने जो आपको बॉल दिखाया, स्लैंटेड सरफेस क्या है, इस तरह से, ये है हमारा स्लैंटेड सरफेस। तो मूव करता बॉल क्या है, बैरियर आने पर यहाँ इस तरह से बैरियर रख देंगे, तो जैसे ही आएगा यहाँ पे बॉल, वो आ जाएगा ऐसे बाहर, क्योंकि वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके एग्जाम्पल आप याद रखना। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कब तक कोई चीज़ मोशन में रहेगी और कब तक कोई चीज़ रेस्ट में रहेगी। अभी हमने क्या पढ़ा, इनर्शिया क्या है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन कब तक कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या फिर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, ये कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, इसी बेस पे आता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो देखिए, अ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा, अनलेस कब तक, जब तक एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक इस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ में याद रखना, एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका मोशन चेंज नहीं होगा कब तक, जब तक उस पर एक्ट नहीं किया जाएगा अनबैलेंस फोर्स के द्वारा। यहाँ पे बैलेंस फोर्स अगर होगा तो उसका मोशन तो अगर मोशन में है मोशन में ही रहेगा, चेंज अगर मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसलिए हमको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मतलब जैसे मोशन में है तो अगर बैलेंस फोर्स है तो वो तो फिर भी मोशन में चलता रहेगा, लेकिन अगर उस पर हम फ्रेंड्स अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, यानी अगर या तो हम उसको धक्का दे दें, या तो उसको पुश कर दें, या तो उसको पुल कर लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो उसका जो है वो तब हम उसके मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं उसके पोजीशन में। तो देखिए फ्रेंड्स, इफ इट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी। तो यही मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी चीज़ जो है वो तब तक उसी स्टेट में रहेगी, जैसे अगर वो मोशन में है मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट विथ अ ग्रेटर मास है मोर इनर्शिया, इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया इनर्शिया जो है फ्रेंड्स वो मास पे डिपेंड करता है। तो ये 300 kg का जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 30 kg का है। तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा है, जिसकी इनर्शिया ज़्यादा है, उसको चेंज करने के लिए, उसके मोशन को चेंज करने के लिए वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। क्या बोला मैंने, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा।
अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया भी ज़्यादा, इसलिए फोर्स भी ज़्यादा, और अगर मास कम तो इनर्शिया कम तो फोर्स भी कम। आप देखिए, अगर आपको एक खूब मोटा तगड़ा बच्चा है, एक छोटा सा मतलब पतला दुबला सा पतला बच्चा है, तो आप क्या करेंगे? आप वो मोटे वाले को थोड़े ना उठा के फेंकेंगे, आप तो छोटे पतले वाले को उठा के फेंकेंगे। तो छोटा बच्चा जो है उसका इनर्शिया कम है, लेकिन वो मोटे तगड़े बच्चे का इनर्शिया ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, और छोटे पतले बच्चे में कम फोर्स लगेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया, बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट, जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। इन अदर वर्ड, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। यानी हम इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी का इनर्शिया जो है वो तभी चेंज होगा जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा, या फिर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मास। तो फ्रेंड्स आप बताइए मास क्या है? आप क्या बोलेंगे? किसी भी चीज़ का भारीपन, मतलब कोई भी चीज़ भारी है तो वो मास है? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जो हमारा केमिस्ट्री होता है उसमें हम मास और वेट दोनों को सेम मान लेते हैं। हमारा केमिस्ट्री क्या करता है, वो मास या वेट वो तो मतलब सेम मान लेता है जनरली, लेकिन जो फिजिक्स होता है यहाँ पे मास और वेट दोनों में डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मास क्या होता है? मास इज मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। यानी किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्चुअल कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई खूब मोटा तगड़ा व्यक्ति है, तो हम क्या बोलते हैं? उसका डोले सोले बना है, तो क्या बोलेंगे? उसमें मास ज़्यादा है। क्या है? उसका मास ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो फ्रेंड जो भी एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? मास बोल देते हैं। मास क्या होता है हमारा? स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी यहाँ पे जो होता है वो डायरेक्शन नहीं होता। अब कोई भी व्यक्ति मोटा है, उसका मास ज़्यादा है, तो किस डायरेक्शन में, ऐसे थोड़े ना हम बोलेंगे। यानी उसमें ऐसे डायरेक्शन सा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास को हम एम के द्वारा डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट इसका किलोग्राम होता है। और जो इनर्शिया होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? इनर्शिया क्या बोलता है? अगर तू बढ़ेगा मैं भी बढ़ूंगी, तू घटेगा मैं भी घटूंगी। यानी इनर्शिया बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, इनर्शिया बढ़ेगी, मास घटेगा, इनर्शिया भी घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। अगर मास बढ़ा इनर्शिया भी बढ़ी, मास कम इनर्शिया भी कम। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे आता हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या है फ्रेंड्स? मोमेंटम को आपको चलिए मैं फील दिलाती हूँ कि मोमेंटम है क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम करते हैं मोमेंटम का फील। देखिए ये एक क्या है, मान लीजिए ये एक कार है। ये एक कार है, ये कैसे चल रही है? 30 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। ये भी एक कार है, ये भी कैसे चल रही है? ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। अब बताइए अगर ये दोनों आते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन कुचलेगा? कौन आपको उड़ा देगा? किससे आपको ज़्यादा चोट लगेगी? इस वाली गाड़ी के आगे आ जाने से या फिर इस वाली कार के आगे आ जाने से? मतलब आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड से जो कार चल रही है ये आपको ज़्यादा चोट पहुंचाएगी, या फिर जो 30 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है ये आपको ज़्यादा चोट पहुंचाएगी? तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे जो 30 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है वो ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। तो बिल्कुल सही है। यानी ये क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये आपको ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ये एक गाड़ी है मान लीजिए कोई सा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए मैं एक बड़ा सा ट्रक ले लेती हूँ। मैंने तो दोनों सेम सेम बना दिया, चलो कोई नहीं। मान लो ये ट्रक है और ये हमारी कार है। तो देखिए ये कैसे चल रही है फ्रेंड्स? 20 मीटर प्रति सेकेंड से। ये कैसे चल रही है? ये भी 20 मीटर प्रति सेकेंड से। और इसका मास कितना है? इसका मास है 10 kg, इसका मास कितना है? 50 kg मान लीजिए। तो देखिए अब अगर मैं बोलूं आपको कौन सी इसमें से कौन सी वैन जो है आपको ज़्यादा चोट देगी, कौन सी वैन आपको कुचल देगी, तो देखिए आप बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम है। ये अब तक यहाँ पे क्या था? यहाँ पे स्पीड अलग अलग था। ये 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, ये 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। ये आपको ज़्यादा चोट पहुँचा रही थी, लेकिन अब तो दोनों की स्पीड सेम हो गई। इसकी भी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड, इसकी भी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड।
तो अब आप बताइए, ये जो हमारी 10 kg की है, ये है 50 kg की, तो बताइए कि कौन मतलब ज़्यादा आपको चोट पहुंचाएगा। तो आप बोलेंगे ये जो 50 kg की है ये हमको जो है वो ज़्यादा चोट पहुंचाएगी। तो बिल्कुल सही, ये जो 50 kg की है ये आपको ज़्यादा चोट पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स ये कभी मतलब ये आपको कुचल देगी, और ये जो है ये उतना चोट नहीं पहुंचाएगी। तो ये मतलब चोट पहुंचाना, कुचल देना, ये मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है। अब आप यहाँ पे बताइए किस पे। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे मास अलग अलग था लेकिन स्पीड तो सेम ही है। यहाँ पे स्पीड एक का कम था, एक ज़्यादा था, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा थी वो हमको कुचल दे रहा था, और यहाँ पे जिसका मास ज़्यादा था वो हमको ज़्यादा चोट दे रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो हमको मतलब कुचल दे रहा ये जो भी है, तो ये क्या है, ये मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी हमको ज़्यादा चोट लग रही है तो ये कभी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कभी मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो फ्रेंड्स अब चलिए देखते हैं मोमेंटम। तो देखिए इम्पैक्ट यानी वही जो हमको चोट पहुंचा रहा था उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट यानी प्रभाव। इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इम्पैक्ट जो पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, जो हमको कार है कभी वो ज़्यादा चोट दे रही है, तो कभी ट्रक, वो हम पे इम्पैक्ट डाल रही है, हमको क्या कर रही, दर्द दे रही है, हमको कुचल रही है, तो क्या क्या करी, इम्पैक्ट डाल रही। तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन दियर मास एंड दियर वेलोसिटी, यानी जो इम्पैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हम पे डालेगी वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे या तो वेलोसिटी पे। अगर दोनों का मान लीजिए मास सेम है तो वेलोसिटी एक का कम एक का ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वो हमको ज़्यादा दुख देगी, और जिसका मतलब मास ज़्यादा, वेलोसिटी तो सेम है, मास ज़्यादा है तो वो हमको ज़्यादा मतलब पेन देगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु इम्पैक्ट जो डालती है उसका मास और वेलोसिटी इन दोनों पे वो डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक यहाँ पहाड़ है, आप यहाँ नीचे खड़े हैं, तो क्या होगा, यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का आता आपके सिर पे गिरता है, कुछ नहीं, चलो थोड़ा सा चोट लगेगा, कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ से एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, जब ये आएगा आपके सर पे गिरेगा तो आप क्या हो जाएंगे, आप तो ऐसे कुचल जाएंगे, इसके नीचे पत्थर के नीचे ऐसे दब जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी मास भी ज़्यादा थी, वेलोसिटी भी ज़्यादा थी। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम पे कितना इम्पैक्ट डालेगा वो उसके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स पी इक्वल यानी संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखना, पी को हम कैसे दिखाते हैं, मोमेंटम, मतलब पी जो है हम मोमेंटम को कैसे सिंबलाइज करते हैं, पी के द्वारा। एम फॉर मास हो गया, बी से वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट कैसे आता है, जैसे यहाँ पे मास की यूनिट क्या है, केजी, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो इसको चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे, फिर ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों क्या है, इनटू में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हो जाएगा हमारा संवेग। अब देखिए यहाँ पे वही जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच हैज मोर इनर्शिया, किसमें ज्यादा इनर्शिया होगा, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, मतलब एक रबर बॉल है एक स्टोन है और दोनों की साइज सेम है, इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स स्टोन जो होता है इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा है तो स्टोन का इनर्शिया भी ज्यादा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, एक बाइसिकल है एक ट्रेन है, किसका इनर्शिया ज्यादा, तो ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन की इनर्शिया भी ज्यादा। अब 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, अब यहाँ पे किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो फ्रेंड्स 5 रुपी कॉइन जो होता है आप देखे होंगे ये थोड़ा मोटा सा होता है, तो इसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, 1 रुपी का कम होता है, तो फ्रेंड्स इसका इनर्शिया ज्यादा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब ये देखिए एनटीएससी का एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी नहीं डरना, मैंने अभी आपको P इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया है, इसी के ऊपर ये न्यूमेरिकल जो है वो बेस्ड है। देखिए अ वेलोसिटी ऑफ मास m ट्रेवलिंग विथ स्पीड ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी v चेंजेज इट्स मास एंड वेलोसिटी टू ट्वाइस द प्रीवियस वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो फ्रेंड्स इसका जो मास है और वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ट्वाइस हो जा रहा, पहले क्या है m एंड v,
देखिए पहले इसका मास क्या है, m है, वेलोसिटी क्या है, v है, लेकिन अब क्या हो जा रहा है, मास एंड वेलोसिटी इसका ट्वाइस, यानी पहले m है, फिर क्या हो जा रहा है 2m, वेलोसिटी पहले v है, अब कितनी हो गई 2v। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बोल रहा फाइंड इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और क्या फाइंड करना, फाइनल मोमेंटम, फिर हमको चेंज इन मोमेंटम, फिर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखिए यहाँ पे ये आपको मान के चलिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ये, मतलब इस अब एग्जाम में से थोड़े ना इतना लंबा सा पूछ लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया है। अब देखिए ये फ्रेंड्स NTSC का क्वेश्चन है। देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, इनिशियल मोमेंटम यानी हम इसको पी आई लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, तो पी आई यानी पी इनिशियल इक्वल क्या हो जाएगा एम वी। अभी मैंने आपको बताया ना पी इक्वल एम इंटू वी, तो पी आई इक्वल एम वी, और यहाँ पे यम है, इसका मास कितना है कैपिटल एम, और वेलोसिटी कितनी है कैपिटल वी। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे सकता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 दे देता है, यहाँ पे 4 देता, फिर बोलता डबल हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाता है, यहाँ पे 4 है तो 4 2 8, इस तरह से हम चेंज करते रहेंगे। लेकिन ये तो आप बस सीख लीजिए कि कैसे करते हैं। अब देखिए फाइनल मोमेंटम हमको निकालना, फाइनल, तो फाइनल में क्या हो गया, इसका मास डबल हो गया, वेलोसिटी भी डबल हो गई, तो यहाँ पे m जो है वो 2m, v कितना हो गया 2v, तो 2 2 जा 4mv, इस तरह से इसको निकालना है। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चेंज मतलब किसी भी चीज में चेंज क्या हुआ उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 रुपये था, मैंने आपको 2 दे दिए, अब चेंज यहाँ पे कितने का हुआ, इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल को घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम पी एफ यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब यहाँ पे पी फाइनल क्या है 4mv, पी इनिशियल क्या है mv, दोनों को जब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 3mv। तो फ्रेंड्स ये हार्ड नहीं है, आप डरना बिल्कुल मत, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया है वही हमको पुट करना है। एक बार हमसे इनिशियल पूछा है तो हमको पता है P इक्वल mv होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बोलता मास v 2 है, वेलोसिटी 8 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे m जो है 2 रखते हैं, वेलोसिटी 8 रखते हैं, 8 2 जा 16, इस तरह से हम इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे m और v इस तरह से दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, जब भी आपसे फिजिक्स में कहीं भी ये वर्ड आता है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, किसी भी चीज़ में परसेंटेज चेंज इन पावर, किसी भी चीज़ में पूछता है तो आप क्या कैसे लगाएंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, इस तरह से इसको आप याद रखना। अब देखिए फाइनल कितना है 4mv माइनस इनिशियल कितना है mv, इनिशियल mv इंटू 100, यहाँ पे 100 भी लगाना था भूल गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटू 100 भी करना है। उसके बाद क्या करेंगे, 4mv में से 1mv गया, कितना गया 3mv, नीचे mv कट गया, इंटू 100 है तो 100 इंटू 3 क्या हो जाएगा 300%। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको निकालना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए एक बार इसका डेफिनेशन देखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। स्टेट मतलब ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ये क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है चेंज इन मोमेंटम। अब बताइए, मैंने अभी आपको बताया P इक्वल क्या होता है mv, P इक्वल mv। अब अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, मोमेंटम में मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मतलब चेंज इन मोमेंटम कब होगा, मोमेंट में चेंज कब होगा, जब फ्रेंड्स या तो मैं यहाँ पे क्या करूँ मास को बढ़ा दूँ वेलोसिटी को घटा दूँ, या फिर मास को घटा दूँ या वेलोसिटी को बढ़ा दूँ, या फिर दोनों को घटा दूँ या फिर दोनों को बढ़ा दूँ। यहाँ पे सारा केस हो सकता है, मतलब किसी को भी बढ़ा दीजिए किसी को भी घटा दीजिए। अगर ये दोनों ऐसे ही रहेंगे कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मास को बढ़ा देते हैं, अभी जैसे हमने ट्रक वाला एग्जांपल लिया था, कार वाला, हमने जब मास का मतलब जब ट्रक जो है हमको कुचल देगा क्योंकि उसकी मास ज़्यादा थी, वहाँ पे हमने 20 मीटर पर सेकेंड
10 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल कार वाले में लिया था, वहां भी क्या था, स्पीड जिसकी ज्यादा थी वो हमको ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो इसका मास बढ़ा दो या वेलोसिटी घटा दो, या वेलोसिटी को बढ़ा दो मास को घटा दो, या फिर यहाँ पे दोनों को इंक्रीज कर दो या फिर दोनों को डिक्रीज कर दो। तो हमारे जो हमारा मोमेंटम है इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ तो हम तो ये तो देख लिए चेंज इन मोमेंटम कैसे होगा, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है रेट, यानी कोई भी चीज चेंज तो हो रहा है लेकिन कितनी जल्दी से हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त जो है वो 0 to 100 मीटर में क्या करता है, वो जैसे मान लीजिए मैं हूँ 0 to 100 मीटर को 30 मिनट में जो है वो ट्रेवल करता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त क्या है वो 0 to 100 मीटर में क्या करता है, केवल 10 सेकंड में ही ट्रेवल कर लेता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसका रेट जो है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे उसका रेट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे रेट उसका कम है। रेट क्या होता है, सबसे पहले देखिए रेट क्या है। रेट क्या होता है, दर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर। यानी कोई भी चीज़ कितनी जल्दी से चेंज हो रही है। अगर वो जल्दी से कर रहा है यानी उसका टाइम कम है, उसका रेट क्या है, कम है। अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है यानी उसका रेट क्या है, ज़्यादा है, यानी उसका टाइम क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको सीखना है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम कितनी जल्दी हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी जो अनबैलेंस फोर्स लगाया जा रहा है ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो देखिए फ्रेंड्स फोर्स क्या, अब आप क्या बोलेंगे, जितने ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा हमारा फोर्स होगा, और जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। जितना कम टाइम उतना ज़्यादा फोर्स, क्या बोला मैंने, जितना कम टाइम उतना ज़्यादा फोर्स, और यहाँ पे जितना ज़्यादा फोर्स उतना चेंज इन मोमेंटम। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे इसका हम जो है फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो फ्रेंड्स चेंज इन मोमेंटम, किसी भी चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम डेल पी, और टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है तो डेल टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट रख देंगे। कांस्टेंट यहाँ पे न्यूटन ने सोचा, मतलब हो सकता कोई सा कांस्टेंट होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, फिर यहाँ से उन्होंने उसको हटा दिया। फिर फोर्स इक्वल क्या कर दिए, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए ये जो चेंज इन मोमेंटम, अभी मैंने आपको बताया था ना चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इस तरह से यहाँ पे रख दिए। उसके बाद हमको ये भी पता है मोमेंटम इक्वल एम वी, तो यहाँ पे हम पी फाइनल पी इनिशियल एम वी माइनस एम यू, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी। यहाँ से जब हम एम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वी माइनस यू अपॉन टी, और ये क्या होता है हमारा फ्रेंड्स ए, इसको हम पढ़े थे ना एक्सीलरेशन में, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला जो है डिराइव होता है। देखिए आपको इसको इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जो है न्यूमेरिकल में आपको ये जो है याद रखना होगा, इसको याद रखना होगा, और इसको भी कभी कभी इससे भी हम फॉर्मूला जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो छत से गिरा, जैसे ये गिर रहा, कोई व्यक्ति छत से गिरा तो क्या बोलते हैं लोग, वो जो है खूब तेज वेलोसिटी से गिरा इसलिए मर गया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो हवा में ज़्यादा देर तक था इसलिए मर गया। तो देखिए फ्रेंड्स जो वेलोसिटी होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे ये इस वजह से व्यक्ति नहीं मरता है। तो व्यक्ति क्यों मरता है, जब भी वो ऊपर से गिरता है तो क्यों मरता है, वो मरता है फोर्स की वजह से। यानी यहाँ पे क्या है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एम यू, यू क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब वो नीचे आता जाएगा तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा। तो फ्रेंड्स टाइम इंक्रीज हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ पे आया तो इसका जो
मोमेंटम है वो भी खूब ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, फिर भी वो नहीं मरेगा। मरेगा कब? जब वो आके नीचे ठा से गिरेगा तब वो मरेगा। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही टाइम डिक्रीज होगा, अभी मैंने आपको बताया ना, जो एफ होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। यानी जो चेंज इन, अगर चेंज इन टाइम क्या है, यहाँ पे ये खूब कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, खूब ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही व्यक्ति यहाँ पे ठा से गिरेगा तो उसका जो यहाँ पे टाइम हो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। फिर फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टाइम जैसे ही डिक्रीज होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से व्यक्ति जो है वो मरता है। वो स्पीड के वजह से या फिर हवा में रहने की वजह से नहीं मरता। अब आपको मे भी ये कम समझ में आया होगा, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाई डज द क्रिकेटर ड्रॉ हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। यानी एक क्रिकेटर जो होता है वो जब बॉल को कैच करता है, तो आपने देखा होगा मैच वगैरह, तो वहां पे आपको पता होगा वो जैसे बॉल जब आता है ना, वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। वो ऐसे नहीं हाथ को एकदम आगे लाके बॉल को ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वो हाथ को थोड़ा पीछे ले जाते हैं फिर पकड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, वो टाइम को इंक्रीज करते हैं। जब बॉल आता है तो जैसे जैसे हाथ पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जब टाइम डिक्रीज होता जाएगा, टाइम डिक्रीज नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक्रीज होगा। जब मतलब कोई भी चीज में ज्यादा समय लगेगा तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको इन दोनों में इनवर्स जो है रिलेशन होता है। तो क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा और फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा। तो जब फोर्स घटता जाएगा तो क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी, तो हाथ पीछे ले जाएगा, समय बढ़ जाएगा, तब फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। ये आप याद रखना, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन आपको यहां से ये याद रखना है, अगर इसको आप सही कर लेना, अगर टाइम इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्रिकेटर हाथ को पीछे क्यों ले जाते हैं, ताकि टाइम जो है बढ़ जाए। जब टाइम बढ़ जाएगा फोर्स घट जाएगा, जब फोर्स घट जाएगा तो हमको चोट कम लगेगी। अब जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ये बॉल, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये बॉल क्या है, ऐसे आ रहा। अब अगर बॉल ऐसे डायरेक्ट हाथ पे आएगा तो वो तो ठा से लगेगा, फिर इसको चोट लगेगी। लेकिन देखिए ये बॉल आ तो रहा है, लेकिन ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये बॉल को कैच करने के लिए देखिए अपने हाथ को ऐसे ठा से नहीं पकड़ेंगे, वो ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, फिर बॉल को कैच करेंगे। यहाँ ये जो कैच करता हुआ दिखा रहा, वो कैच नहीं कर रहे हैं, वो हाथ को ऐसे यहाँ से ऐसे पीछे पीछे पीछे, इतने देर में ये टाइम तो बढ़ रहा ना, टाइम बढ़ता जाएगा, फिर जो यहाँ पे बॉल है वो धीरे से आएगा, यानी बॉल जो है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, फोर्स कम लगेगी, चोट भी कम लगेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आता हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, व्हेन अ बॉडी एग्जर्ट फोर्सेस ऑन सेकेंड बॉडी, जब एक बॉडी सेकेंड बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है, द सेकेंड बॉडी एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। तो सेकेंड बॉडी क्या करता है, फर्स्ट बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट उतना ही फोर्स लगाता है। इन अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितनी भी एक्शन होती हैं उसका अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो इसको आप तो पढ़े ही होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको हम बोलते हैं। तो ये होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वायर, यानी यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर करता है, ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडी के बीच में लगता है। जो हमारा एक्शन रिएक्शन होता है ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडी के बीच में लगता है। अब आप सोचिए, आप खुद ही अपने बाल पकड़ के खींचे जा रहे हैं, आप खुद अपने बाल पकड़ के खींचिए, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगता है फ्रेंड्स। तो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेस ऑफ सेम नेचर, यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो सेम नेचर का होगा। अब यहाँ पे सेम नेचर होने का क्या मतलब है, अब ग्रेविटेशन फोर्स है तो ग्रेविटेशन फोर्स ही लगाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए,
ये एक टेबल है, इस तरह से एक टेबल है, मान लीजिए टेबल कहाँ पे रखा है, धरती पे रखा है, और यहाँ पे एक कोई सा ब्लॉक रखा है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इसको mg को बैलेंस कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन जो mg होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो mg को बैलेंस नहीं करता। ये जो धरती है ये यहाँ पे कुछ फोर्स लगाती है, ये मतलब उसको खींचती है, तो टेबल इसको अपनी तरफ खींचता है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये जो है ये सेम नेचर के फोर्स है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg को बैलेंस नहीं करता, क्योंकि ये सेम नेचर का नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नीचे भी नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो इसको आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस आर कोलिनियर, जो फोर्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। यानी अब आप अगर सोचिए यहाँ एक फोर्स लग रहा है यहाँ इस तरह से, और इसको इस तरह से टॉर्क्यू घुमा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से नहीं लगता, वो कोलिनियर लगता है। यानी अगर इस तरह से एक फोर्स है तो दूसरी जो है इस तरह से लगेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप सोचिए एक यहाँ, तो ऐसे नहीं होता, वो कोलिनियर में होता है। नो डिले। अब आप बताइए, जो भी एक्शन रिएक्शन होता है, क्या एक्शन और रिएक्शन के बीच में थोड़ा सा भी गैप होता है? मतलब क्या 1-2 सेकेंड का भी गैप होता है? तो फ्रेंड्स नहीं, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता। नो डिले। एक्शन रिएक्शन में कोई भी डिले नहीं होता। चलिए अब यहाँ पे बताइए, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो आप ये याद रखना, अभी मैंने आपको बताया ना, ये खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। कोई भी बॉडी जो है यहाँ पे वो इंटरनल फोर्स नहीं लगाएगी खुद के ऊपर। ये जो ये पिंक वाली है वो इस वाली पे, यानी ये सेकेंड बॉडी जो है जिसका मास m2 है, ये m1 पे फोर्स लगाएगा f1, और ये जो हमारा m1 है ये m2 पे फोर्स लगाएगा f2। तो इसको याद रखना। कभी कभी आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मास m1 है यही फोर्स लगा रहा है f1, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये जो मास m2 है ये फोर्स लगा रहा है इस पे मास m2 m1 पे लगा रहा है, मास m1 m2 पे लगा रहा। ये खुद पे ही आपस में फोर्स नहीं लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। तो इस तरह से ये तो आपको पता ही होगा, ये बोट वाला एग्जांपल। जब भी आप नाव से नीचे उतरते होंगे तो आप आगे बढ़ते हैं और ये जो है पीछे जाता है, तो आप इस पे एक्शन लगाते हैं, ये आप पे एक्शन लगाती है और आप इस पे रिएक्शन लगाते हैं। तो इस तरह से आप एक्शन और ये रिएक्शन, मतलब नाव जो है आप पे एक्शन और आप रिएक्शन, तभी तो नाव आपको आगे ले जाती है। आप उसे उतरते हैं, वो पीछे जाती है, यानी वो एक्शन लगाती है, आप रिएक्शन लगाते हैं। और भी यहाँ पे देखिए एग्जांपल इस तरह से, जैसे ही बॉल आती है यहाँ पे ग्राउंड पे टकराती है, ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाती है और इस तरह से बॉल जो है वापस जाती है। फिर इस तरह से फ्रेंड्स जब भी हम चलते हैं ग्राउंड पे तो भी यहाँ पे फोर्स लगता है हमारा। हम जो है ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हम पे फोर्स लगाती है इस तरह से। तो ये तो हो ही गया एग्जाम्पल। अब ये बोट वाला भी हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाटर स्प्रिंकलर होता है इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, यानी एक्शन रिएक्शन का नियम लगता है। आप बस एग्जाम्पल में ये याद रखना कि कहाँ कहाँ पे ये वैलिड है। तो आप मतलब जब हम चलते हैं, बॉल ज़मीन से टकराती है, जब हम नाव से उतरते हैं, और ये जो वाटर स्प्रिंकलर है, तो ये सब जगह पे न्यूटन का थर्ड नियम जो एक्शन रिएक्शन। अब ये देखिए आर्टिलरी फायर जो है ये, इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, यानी यहाँ से जब हम इसको हीट देते हैं तो ये बाहर जाती है, यानी इस पर हम एक्शन करते हैं, ये रिएक्शन देती है। तो इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये देखिए जब गन मतलब बंदूक से जब ऐसे मतलब यहाँ पे फायरिंग करते हैं तो बुलेट जो है आगे जाता है और वो गन पे रिएक्शन लगाता है। तो जब भी आप देखेंगे अगर गन से फायर करेंगे तो आपके हाथ पे भी एक झटका सा लगता है। अगर मतलब कभी गन चलाना सबके बस की बात थोड़े ना है कि कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि हमको एक गन मिल जाए तो हम उड़ा देंगे इसको, ऐसे थोड़ा ना होता है। गन चलाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए कहते हैं ना मजबूत कंधा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोली होती है, ये जो हमारा बुलेट होता है, ये इस पे भी एक रिएक्शन लगाता है। जब हम एक्शन लगाते हैं यहाँ पे मतलब फायरिंग करते हैं तो गोली भी इस पे रिएक्शन लगाती है, इसीलिए तो हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा हो जाता है, जो लोग भी फायरिंग करते होंगे। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा रॉकेट होता है
यहाँ जो रॉकेट होता है उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। ये जो हॉट गैस होती है वो कम होती, मतलब हवा में आती है, मतलब हवा पे फोर्स लगाती है, तो मतलब हवा में क्या हो गया, गैसेस हो गया, तो गैसेस भी उस पर एक्शन करते हैं, यानी फोर्स ऑन गैसेस एक्शन हो गया। और यहाँ पे जो हॉट गैस है वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो इस तरह से ये सब होता है। अब ये देखिए जो बलून होता है, यहाँ पर भी एक्शन क्या है, एयर रसेस आउट, यानी जो हवा है वो बाहर आती है और बलून मतलब यहाँ पे क्या उस पर रिएक्शन करता है, इसलिए बलून क्या होता है, वो गोज अप यानी ऊपर जाता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बस याद रखना कहाँ कहाँ पे ये वैलिड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। वहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने हैं वो भी कराऊंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, जितने भी नियम है उसका कौन सा नियम क्या बोलता है ये याद रखना, जो भी फार्मूला होगा वो याद रखना, जो भी एग्जाम्पल है जिसके जिसके वो सब याद रखना, और कुछ भी यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ ये भूल मत करना, आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर किया करिए। आप एनसीईआरटी के जितने चैप्टर हैं हर एक चैप्टर की रीडिंग जरूर करिए, 2 से 3 बार करिए। बिना एनसीईआरटी की रीडिंग किए कुछ भी नहीं होगा। एनसीईआरटी की रीडिंग करना जरूरी है। आप लेक्चर भी देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़िए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उसको मैं कराऊंगी, बाकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहना, एकदम टेंशन मत लेना, और एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करना। और जितना भी हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज भी करते रहना आप। मैं तो जो है उसके साथ साथ में ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, फिर भी मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से करा दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसमें हमारे हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, तो ये हम जो है उसमें करेंगे। वहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वहाँ पे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप, तो मैं आपको एमसीक्यूज सारा करवा दूंगी। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग जो है उसको आप जो है खुद जो भी लेक्चर है उसको अच्छे से देख के खुद सोचने की कोशिश करिएगा कहाँ पे क्या जो है आंसर होगा। अब वहाँ पे लिख के इतना बड़ा बड़ा थोड़े ना बताएंगे, ठीक है, मैं तो पढ़ के बता दूंगी, लेकिन आप एनसीईआरटी रीडिंग और बाकी पीडीएफ से भी रिवाइज करते रहना। अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो, खुद भी बनाना, क्योंकि अगर आप बनाएंगे लिखेंगे तो आपको याद होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले आप जो है एक बार रीडिंग करके आना, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करना, फिर लेक्चर देखना, फिर से रीडिंग करना, फिर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मजा आएगा। तो क्वेश्चन हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।